अगर आप राइटर हैं तो पहले अपने 3 क्रिटिक ढूंढ के चलिए जो आपको पढ़ के आपको रोज गालियां दे रहे हैं। बीइंग ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट आई थिंक इज मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू डू। कई बार मेरे ऑडिशन देने के मन नहीं होते, मैं एटीट्यूड नहीं दे रहा हूँ, बस मेरा मन नहीं है, मेरे को नींद आ रही है यार, मेरे को नहीं जाना है ऑडिशन देने। हर बार हर कैरेक्टर को सीरियसली लेके घुस जाऊंगा, मैं मचा दूंगा, उसकी स्किन पकड़ के करूंगा, टाइम वेस्ट है, हर बार नहीं करने की जरूरत। तो अगर 10 लोग रूम में बैठे हैं तो टीएफ के पेज में स्क्रिप्ट में वही जोक जाएगा जिसपे 10 के 10 हंसेंगे। 3 अगर हंस रहे हैं ना, अगर रेशियो मतलब 7:3 का रेशियो तो होना चाहिए। मैं सड़क पे चलते किसी आदमी को ऑब्जर्व करके उसका कैरेक्टर किसी नाटक में या किसी सीन में कर दूंगा, किसे पता लगेगा। जिसके पास वो 50% गॉड गिफ्ट नहीं है और जिसने 50% एनएसडी इंस्टीट्यूट या जाके ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, वो हमेशा एवरेज एक्टर रहेगा। वॉचमैन। तो आज हमारे बीच आए हैं एक खास मेहमान, इनके बारे में मैं क्या बताऊं। बेसिकली मैं तो इन्हें जानती हूँ, यहाँ तक कि बहुत सारे यूथ यहाँ पर जानते हैं। ही इज अ डिप्रेशन किलर बाय द वे। ये है टीवीएफ के राजा, टीवीएफ के शहंशाह, टीवीएफ के बाप, भाई, दादा, बाबा, मतलब एक इंसान अनेक नाम। सो आई वुड लाइक टू वेलकम Shivankit Singh Parihar. Yeah. Thank you so much for coming over here and taking out your precious time. Thank you Purnima. Thank you so much. तो जैसे कि सबसे पहले तो you are मतलब I think ये तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा talented हो, लोगों को हंसाते हो, you are creating so much of value in people's life. How do you feel first of all? जब तक कोई आके बोलता नहीं है, जैसे आपने बोला, तो तब तक तो कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि मैं बहुत डिस्कनेक्ट रहता हूँ काम के बाद। और कुछ अगर रिलीज भी हुआ उसके बाद भी उस एपिसोड से, उस चीज़ से बहुत डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, तो पता नहीं चलता है। बट जब लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि सर आप दिन में बड़ा नौकरी में परेशान आया था 9 से 5, फिर आपके वीडियोस देखे तो दिन बन गया, दिल खुश हो गया, तो अच्छा ही लगता है ऑब्वियसली। मतलब इंसान को हंसाना टफेस्ट काम है दुनिया का, कहते भी हैं, और मैं समझ भी गया ये कि बहुत टफ होता है हंसाना, क्योंकि किसी को रुलाना एक कॉमन इमोशन है। घर में किसी की अगर माँ की डेथ होती है तो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक का आदमी रोएगा क्योंकि माँ है। बट हंसी में ऐसा नहीं होता है। हंसाने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट, हर राज्य का, जैसे अलग अलग बोली चेंज होती है ना हर किलोमीटर पे हिंदुस्तान की, वैसे ही हिंदुस्तान का हर किलोमीटर के बाद ह्यूमर भी चेंज होता है। तो आई थिंक उस ह्यूमर में हंसा लेना किसी को, जहाँ पे हंसाना बहुत टफ है इस देश में, जहाँ पे इतने अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैं लोगों के कॉमेडी को लेके, तो आई थिंक उसमें हंस रहे हैं लोग, तो मतलब समझ के तो अच्छी बात है। जब साउथ वाले बोलते हैं सर वो देखा और हंसी आई, तो अच्छा लगता है कि चलो उनको भी कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। और जब नॉर्थ से आती बातें हैं, जैसे हम लोग का मोस्टली कॉन्टेंट जो है थोड़ा, हम लोग हैं नॉर्थ इंडियन, तो नॉर्थ इंडियन स्पेसिफिक है कहीं कहीं चीज़ें, बट हाँ वो हंसी तो हंसी होती है। अच्छा, तो जैसे कि जब भी हम बॉलीवुड वॉचमैन पे किसी को भी बुलाते हैं तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी जर्नी के साथ। तो जैसे कि हमें पता है कि आप एमपी से सतना जी, एंड तो सबसे पहले बताइए कि बीइंग अ नॉर्थ इंडियन आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने मतलब जब आप सतना में थे तो आप भी मुंबई में काफ़ी लोग आते हैं मुंबई में अपना पैशन पूरा करने, तो आपका भी ऐसा था कि बचपन से मुझे एक्टिंग करना है एंड दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू डू, एंड देन लाइक हाउ एग्जैक्टली इट हैज़ स्टार्टेड? हाँ बिल्कुल, एक्टिंग करना है छोटे शहरों में पहले भी लगता था लोगों को, आज भी लगता है, बड़ी कॉमन चीज़ है वो। बस पता होता है कि कैसे करनी है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो नहीं पता होता। तो वही एक डायरेक्शन चाहिए होता है, और वो आई थिंक, और जैसे जर्नी आपने पूछी, मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ यार कि मेरी जर्नी पे कोई बायोपिक या कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि बहुत फ्लैट जर्नी है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है। तो कभी किसी ने रोका नहीं जो करने से, पेरेंट्स ने कभी रोका नहीं, कभी यहाँ आके भी कोई पैसों की तंगी नहीं रही, ऐसा नहीं रहा कि वो सब जो कहानियाँ होती हैं ना वो बनाते हैं यार, यहाँ सोना पड़ा, वहाँ सोना पड़ा, ऐसी हालत थी, वैसी हालत थी, मेरा कुछ है नहीं। तो मैं अपनी जर्नी पे ज़्यादा वो एज अ राइटर मुझे रियलाइज़ होता है कि बड़ी फ्लैट कहानी है यार, तो क्या ही सुनाऊँ क्योंकि कुछ है ही नहीं एक्साइटिंग। फिर भी बेसिक जर्नी यही है कि मेरा मकसद था, एक चीज़ पता थी कि अगर एक्टर बनना है
तो एक मुझे प्रॉपर एक गाइड वो चाहिए था, रास्ता चाहिए था। और मैं सोचा कि पुणे जाके FTI की तैयारी करेंगे, वहीं कॉलेज करेंगे, क्योंकि पुणे एजुकेशन के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ FTI भी है वहाँ पे। तो गया पुणे, वहाँ पे ग्रेजुएशन किया और साथ में FTI की तैयारी करने लगा। फिर 3 साल अटेम्प्ट दिए वहाँ पे, तीनों साल जब नहीं हुआ FTI तो फिर बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आके पहले दिन ही रियलाइज़ हो गया कि यार सिर्फ एक्टिंग से कुछ होगा नहीं, तुम्हें मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, तुम्हें राइटर बनना पड़ेगा या DOP या एक्टर या AD कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ एक्टर बन के कुछ होगा नहीं। तो स्ट्रगल हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले दिन ही समझ में आ गया मुंबई का राज क्या है कैसे करना है। स्ट्रगल आप तब करते हो जब आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है। मेरे को पहले दिन समझ में आ गया था कि यार सिर्फ एक्टिंग तो नहीं करूँगा मैं इस शहर में, क्योंकि बहुत टफ है। मैं शुरू में जब आपके पास काम है तब तो अलग, उसमें तो OTT भी नहीं था। वो ज़माना था 2010 में जब OTT नहीं था, काम कम था आपके पास। और जब आप ये लेके आते हो कि आपको TV नहीं करना है तो आपके पास और काम कम हो गया, आप सिर्फ फिल्में बन रही हैं जिसमें क्रैक करना बहुत टफ है किसी बाहर आउटसाइडर के लिए। आज की डेट में हर एक्टर बिजी है, हर DOP बिजी है, हर लोग बिजी है, क्योंकि OTT आ गया, इतना काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ। तो 2010 में तो कुछ था ही नहीं। तो मैं 28 दिन 2 दिन काम मिलता महीने में, कई बार तो महीने मिलता ही नहीं, 1 दिन काम मिलता। मैं 29 दिन क्या करता, मैं वैसा आदमी नहीं था कि 29 दिन खाली बैठूंगा। तो फिर यही इधर उधर छोटे मोटे काम, कभी ये लिख लिया, कभी वो लिख लिया, थिएटर में कभी ये कर लिया। तो बस यही जर्नी है कि करते करते जो भी सीखा है करते करते सीखा है। और बस एक्सपीरियंस ही है टाइम के साथ, ऐसा अलग से कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, बस वक्त और हालात और TVF सिखाता गया और सीखते गए। अच्छा, तो आपको TVF ने सिखाया है। वैसे आपसे बात करते करते मुझे ये तो समझ में आया कि आप काफ़ी वाइज हैं, because you're talking about experiences, you're not talking about journey. So this is what I have actually identified. इसके लिए अभी मुझे ये दूसरा सवाल तो पूछना मुनासिब लगता ही नहीं है कि आप कहाँ से सीख के आए हो, because we have already got the answer. हाँ, मैंने बस ऑब्जर्व की है दुनिया और लोगों को, वहीं से सीखा है। तो इसीलिए मैं लिखता भी वही हूँ जो मैंने जिया है अभी तक। जो आपने जिया है वो आप लिखिए, वो आपके लिए आसान होगा। उस पर आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी स्क्रीन प्ले के स्ट्रक्चर पे। जो आपने जिया नहीं है वो आप लिखने जाएंगे तो आप फेल होंगे। तो अभी सीख जाऊंगा, उसके बाद फिर राइटिंग फेक करनी होती है कि आपने 4 किताबें पढ़ी, रिसर्च किया, उसको मैं फेक राइटिंग कहता हूँ कि रिसर्च भी की, थोड़ी सीखा, पढ़ा, गए कहीं, देख के आ गए। वो आपने फोर्सफुली जिया है, बिकॉज आपको लिखना है वैसा कुछ। अगर मुझे नॉलन की कोई फिल्म लिखनी होगी तो मुझे बहुत सारी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तो वो एफर्ट होता है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो आउट ऑफ योर जर्नी, जाके एक अलग पाथ बनाते हो। चलो 6 महीने जरा इस पाथ पे चलते हैं क्योंकि मुझे ये लिखना है। अभी तक मैंने वैसा कुछ लिखा नहीं, अभी तक मैंने जो लिखा है, मैंने जो जिया है वो लिखा है। तो मुझे वो एक्स्ट्रा रिसर्च की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि जिया है जो लिख दिया। कभी कोई बोलेगा कि यार मुगल एरा पे लिखना है तो मुगल एरा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वही वाली बात है। तो वो तो बात की बात है, कब लिखें। तो यूजुअली आप इनोवेटिव राइटिंग पे विश्वास करते हैं, मतलब अभी तक तो ऐसा है कि जो जिया है वो लिख दो, जो एक्सपीरियंस हुए हैं उस पे कुछ कहानियां जो हैं वो लिखो। एक बार जब तुम्हें सीख जाओगे क्राफ्ट राइटिंग की, जो मेरे हिसाब से फिल्म मेकिंग की सबसे टफेस्ट चीज़ राइटिंग है, उसके बाद डायरेक्शन होता है, उसके बाद DOP होता है, उसके बाद मेरे लिए एक्टर होता है। तो एक्टिंग इज द फोर्थ टफेस्ट जॉब इन, मतलब पर्क सबसे ज़्यादा एक्टर के इसीलिए शायद होते हैं। लोग बोलते हैं ना सब एक्टर क्यों मिल जाता है, क्योंकि वो ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट अ टफेस्ट जॉब बट स्टिल। तो राइटिंग आपने मतलब ये बचपन से ही था कि पोएम लिखते लिखते या देखते देखते, मतलब बहुत लोगों का, जैसे मुझे भी थोड़ा बहुत राइटिंग आ जाता है और मैं लिखती हूँ लड़कों के ऊपर। यूजुअली आई राइट ऑन मेन, वहीं से मैंने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन माय बेस्ट फ्रेंड एंड देन ऐसे करते करते तो एक इंस्पिरेशन हमें मिलता है। तो आपको राइटिंग के लिए कहाँ से, मतलब कहाँ से ये आप इनोवेटिव? बहुत अच्छी बात बोली कि आपने, आप लड़कों की कहानी लिख पाते हैं। जैसे मैं लैग करता हूँ। हाँ। मेरा विमेन इंटरेक्शन लाइफ में इन जनरल, जिस तरह के स्कूल से हम आए, जिस तरह के परिवेश से हम आए, विमेन इंटरेक्शन बहुत कम था। बॉम्बे आने के बाद विमेन इंटरेक्शन हुआ है हमारा कि अच्छा औरतें क्या होती है, कैसे बात करना है, कैसे करना है। उसके पहले तक तो विमेन इंटरेक्शन ऐसा था, मतलब पनिशमेंट थी स्कूल में कि आप जाइए, अच्छा लड़का हल्ला कर रहा है, मैं तुम हल्ला शैतानी कर रहे हो, जाओ बैठा दो उसको लड़की के साथ। जैसे हम लड़की के साथ बैठते थे हमारी शैतानियाँ बंद हो जाती थी, क्योंकि हम शर्मीले थे कि अब तो इंटरेक्शन था ही नहीं। तो आप अगर लिख पा रहे हो, और बहुत लोग हिंदुस्तान में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बॉलीवुड में बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, लड़के लड़कियों की कहानी नहीं लिख पाते हैं, और लड़कियां फिर भी लिख लेती हैं, क्योंकि लड़कों के लिए तो बहुत दिक्कत है। हमारे ऐसे जो आए स्मॉल टाउन से, हमको भी सीख रहे हैं कि यार लड़कियां किस तरह सोचती हैं, क्या करती हैं। वो वक्त लगा बहुत समझने में बॉम्बे आके। उसके पहले तो डम थे हम, कि समझ नहीं आता था कि
तो वही बात है आप वो और दूसरी बात, मेरा भी लिखना एक्सपीरियंस से ही हाँ एक्सपीरियंस ही आएगा ना हमारा। मैं 12th क्लास तक मैं लड़कियों से बात नहीं की थी, तो मैं उस एरा में क्या हुआ मेरे साथ मुझे इंटरेक्शन के बारे में पता ही नहीं है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं जब मैं लिखता हूँ मुझे पता है कि यार ये शायद लड़की जो मैं लिख रहा हूँ बहुत ऊपर ऊपर का है, ये लड़की और डीप होगी, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ समझ के। जब शुरू में ये प्रॉब्लम आती थी कि यार नहीं यार ये तो मैंने जो देखा है लड़कियों को ऊपर ऊपर से बाहर से वही है, आई हैव नेवर गॉन डीपर इनटू देयर साइकी एंड ऑल एवरीथिंग। सो हाँ वो आई थिंक हिंदुस्तान में तो सभी स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए तो वही है आजकल लड़की मतलब उनको अगर लिबरेटेड लड़की दिखाना है तो चलो अच्छा ठीक है, थोड़ी सिगरेट पिला दो, थोड़ी शराब पिला दो, थोड़ा बाप से उसकी लड़ाई करवा दो और सेक्स करवा दो। इससे ज़्यादा तो हमारे राइटर्स को, कई राइटर्स को पता ही नहीं है कि लड़की कैसे। आपका क्या है मतलब वही पंच जैसे मैंने बोला मैं, हाँ व्हाट अबाउट योर पंच, मतलब कुछ तो ऐसे कुछ तो होगा ना, मतलब कभी लव लेटर नहीं लिखा आपने? नहीं लिखा है। ऐसे कैसे हो? अरे हम खिलाड़ी आदमी थे ना हम लोग, मतलब हमारे लिए हम खिलाड़ी आदमी थे और लड़कियों से बात करना मतलब अपने टीम को दगा देना वैसा हो गया था कि तुम यार मैच के टाइम पे जाके वहाँ पे लड़की से बात कर रहे हो तो क्रिकेट कौन खेलेगा। तो हम तो ऐसे ग्रुप से आते थे ना, तो हाँ नहीं गैंगस्टर नहीं, अभी खेल ऊपर है उसके बाद लड़की और गैंग हाँ टू मच ऑफ अल्फा ब्रो कोड्स की नहीं ब्रो अभी लड़की नहीं आनी चाहिए बीच में, वो वाला जो एक होता है ना स्मॉल टाउन। सीरियसली ऐसा होता है? हाँ स्मॉल टाउन में होता है यार ये सब चीजें कि आप ओके। तो अभी तक फिर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, आप इतने वाइज हो अभी तक आप मुझे पंच लाइन नहीं दे रहे हो। किस बात की पंच लाइन? आपकी वो राइटिंग की क्रिएटिविटी के बारे। कहाँ से आती है? हाँ बताया ना मैंने, एक्सपीरियंस से आती है वो। That's it, जो जिया है उससे आती है, और बाकी स्क्रीन प्ले कोई वो नेचुरल नहीं आता। आपको कहानी और कहानी कहना नेचुरल आ सकता है, बट स्क्रीन प्ले आपको सीखना पड़ता है, तो वो तो टफ चीज़ है, तो वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, वो आपको सीखना ही पड़ता है। जैसे स्कूल में आप जाते हो साइंस सीखते हो मैथ सीखते हो, वैसे ही आपको स्क्रीन प्ले की राइटिंग और उसके डायनेमिक्स सीखने पड़ते हैं। कहानी कहना आना अलग चीज़ है, वो मैं कई लोग होते हैं ना बैठ के आपको 3-3 घंटे कहानी सुना देंगे अपने पास्ट की, और आप एंग्रॉस रहोगे, वो टैलेंट है, बट उस कहानी को स्क्रीन प्ले में लिखना क्राफ्ट है। उसके लिए आपको मैथ्स की तरह फिजिक्स की तरह ट्यूशन जाके सीखना पड़ता है। सेल्फ ट्यूशन करो या कहीं से भी करो, या कोई आपका मेंटर हो जो आपको बताए कि स्क्रीन प्ले की बारीकियाँ क्या होती हैं, तो दोनों अलग चीज़ें। तो मेरा एक्सपीरियंस आता है, और बाकी जो स्क्रीन प्ले है वो हार्ड वर्क है, वो तो मतलब एक पेज पे 10-10 दिन या 4-4 दिन स्ट्रगल करना इज राइटिंग, जो बहुत बेसिक चीज़ है। 4 दिन की राइटिंग दिख जाती है, 40 दिन की राइटिंग अलग पता चलती है, वो पता है सबको। जैसे स्कैम की राइटिंग दिखती है कि वो 2 साल 3 साल लिखा गया होगा तब जाके वो स्कैम बना है, या पाताल लोक या जो भी, और जो 4 दिन की राइटिंग वाले हैं वो ही बता सकता हूँ जो हैं यूट्यूब पे मोस्टली, कि 4 दिन की 5 दिन की राइटिंग है, डीप गया ही नहीं कोई, बस ऐसे लिख दिया जो मन आया, फर्स्ट थॉट्स, तो वाली डिफरेंस है भाई। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये टीवीएफ के साथ आप कैसे जुड़ गए? मतलब लोगों को एक ऐसा रहता है कि नहीं मुझे तो बॉलीवुड में ही, मतलब फिल्मों में ही काम करना है, इसमें ही काम करना है, एवरीवन हैज देयर ओन क्राइटेरिया। तो टीवीएफ मतलब ये कैसे हुआ आपके साथ? टीवीएफ आई थिंक बहुत इजी है समझना, क्योंकि सोशल मीडिया एंड यूट्यूब रेवोल्यूशन ही टीवीएफ लेके आया हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का पहला वायरल टीवीएफ ने दिया, हिंदुस्तान की पहली वेब सीरीज टीवीएफ में बनी जो ऑनलाइन थी। तो टीवीएफ क्यों और ऑनलाइन के आने से मैं आई थिंक मैं तो उस जहाज का हिस्सा हूँ जो डॉग से सबसे पहले चला, बाकी सब ने तो फॉलो किया है ना, नेटफ्लिक्स अमेजोन जो भी डॉग से जहाज पीछे वाले जहाज हैं वो बड़े जहाज थे, अलग बात है, टीवीएफ भले छोटा जहाज रहा हो अलग बात है, बट सबसे पहले जो बंदरगाह से जो जहाज छूटा था ऑनलाइन की दुनिया के लिए वो टीवीएफ का था। तो उस पर सवार थे हम, तो उस पर सवार होते होते चल रहे हैं, और वो जो पहली बार जो जहाज गया तो उसका फ़ायदा मिल रहा है अभी तक, क्योंकि फर्स्ट टाइम मूवर्स थे हम लोग, तो उसका फ़ायदा आज तक मिल रहा है, और सारा कुछ सीखा है टीवीएफ से। आई थिंक डिसिप्लिन सीखा है, क्योंकि जो ये नोशन था ना कि राइटिंग अपने मूड पे रात को होती है, जब चांद आएगा ऊपर और हम लिखेंगे, जो पुराने लोग लिखते थे कि लोनावला का फार्म हाउस ही चाहिए या हिल स्टेशन की वादियाँ ही चाहिए जहाँ पे हम राइटिंग कर पाएंगे। आई थिंक उस नोशन को तोड़ा टीवीएफ ने। राइटिंग टीवीएफ मेड राइटिंग लाइक एवरी अदर जॉब
ऑफ 9 to 10, 9 to 5, जहाँ आप बस ऑफिस में बैठ के लिखते हो और हार्डवर्क करते हो, काम करते हो, वो माइट बी बोरिंग, वो काम बोरिंग है. राइटिंग इज वेरी लोनली एंड बोरिंग जॉब. अगर आप कर रहे हैं, या इट इज इनिशियली फॉर, आप जब तक अपनी चीज़ें क्रैक कर रहे होते हो ना, हर दिन आपको एक डिमोटिवेट हो गया आपकी, नहीं हो रहा है यार, ये कैसे होगा. एक्टिंग में ये नहीं होता और चीज़ों में नहीं होता, बट डायरेक्ट राइटिंग में ना एवरी डे यू फील लो कि यार नहीं हो रहा है, हर पेज स्ट्रगल है. तो शुरू में बोरिंग लगता है. जब चीज़ें फिक्स हो जाती है ना, तब मज़ा आता है. मतलब अगर आप एक साल में कुछ प्रोजेक्ट लिख रहे हो तो शुरू के 4 या 5 महीने आपके लिए बोरिंग होंगे. आपको मन नहीं होगा, अरे यार भी कैसे क्रैक करो. दिन भर बैठ के आप एक ही सीन सोच रहे हो तो बोरिंग हो जाता है. उसके बाद जब चीज़ें फिक्स हो गई, आपको आपके कैरेक्टर्स पता है, आपको सब कुछ पता है, तो फिर तो उससे ज़्यादा फन चीज़ नहीं है. बट इनिशियल 5 months आर वेरी बोरिंग इफ़ यू आर राइटर. मैं हर बार बोर होता हूँ शुरू के 4 महीने. तो वो है. फिर जहाँ तक मुझे पता है, जब मैंने मतलब मैं लिखती थी तो इट इज दिस इज समवॉट रियली बोरिंग. मतलब आई थिंक इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द सर्टेन. इट्स लोनली दैट्स व्हाई इट्स बोरिंग. एक्टिंग में आपके साथ 10 लोग होते हैं, वैनिटी में होता है, ब्रेक होता है, आप जाते हो, फन करते हो, जोक्स लेते हो, वापस जाते हो, वैनिटी से एक्टिंग करके आते हो. ठीक है. डायरेक्टर हर वक्त उसको 11 चीज़ें देखनी है, वो इंग्रॉस्ड है. डीओपी अपने फ्रेम लगाने में बिजी है, उसको अपने फ्रेम पेंटिंग बनानी है, वो अपना खुश है, सब एंग्रॉस्ड है. बट राइटिंग अकेले बैठ के होती है, बहुत लोनली जॉब है, इसलिए शायद बोरिंग होता है. तो आपने अपने कभी ऐसे फील किया है मुंबई में आकर लोनली? नहीं, बहुत इतना. दिस इज अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांट टू नो कैसा लगता है आपको? नहीं, कोई लोनली फील ही नहीं हुआ. मैं तो वह लड़का हूँ जो गर्मी की छुट्टियों में अकेले बैट लेके इमेजिनेशन में एक पूरा इंडिया पाकिस्तान का मैच खेल लेता था. आप पाइसन तो नहीं हो? नहीं, मैं पाइसन में आई थिंक मेरी धनराशि बोल रहा हूँ, राशि के हिसाब से पाइसन है. मेरा पाइसन ही ऐसे करते हैं. मेरा एज वो जो बर्थडे वाला है वो जेमिनी है बेसिकली. मिथुन. हाँ, 8 जून. तो आपका आई थिंक जो मून साइन होगा वो पाइसन होगा. हो सकता है. हाँ, वो कुंडली वाला पाइसन है. हाँ, तो उसमें होता है जैसे सम आई एम वर्गो एंड वैसे आई एम पाइसन. तो पाइसेंस जिनके अंदर वो क्वालिटी रहती है ना, वो लोग हमेशा अपनी दुनिया में ही. हाँ, मतलब मैं एक अकेले इधर बैठ के, मुझे बड़ी मतलब अजीब सी बात लग रही है कि आपने आज तक लव लेटर नहीं लिखा. नहीं लिखा. This is a very very strange. मैंने एक बार एक गलती की. मैं वो वाला आदमी था कि उधर बैठ के चेस खेल लिया फिर उधर चले गए. वैसे मेरी पूरा टाइम मेरे को नहीं चाहिए किसी की जरूरत. मेरे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना एक्टिंग राइटिंग के अलावा करने को लाइफ में. मेरा पीएस है, मेरी स्विमिंग है, मेरा जिम है, मेरी रनिंग है, और कुछ भी है, स्केचेस हैं. तो मुझे तो ऐसा रहता है ना, मतलब आप तो आप 21 के हुए नहीं था, आपके पेरेंट्स तो सर पे बैठ जाते हैं. मैं आई थिंक आई एम वन ऑफ द रेयरेस्ट पर्सन इन बॉम्बे जो लॉकडाउन में जब सब बंद था और कोई मिलजुल नहीं रहा, मैं बड़ा खुश था. मुझे नहीं चाहिए था कोई इस टाइम. मैंने जो अपने आप को डिटॉक्स किया है ना, किसी से ना मिलके और अपने आप को टाइम देके, वो आई थिंक बहुत सब परेशान थे. अरे खाना बनाना पड़ रहा है, ये करना ना. भाई मैं तो बोर्डिंग का लड़का था. मैं तो खाना ही खुद का खाना आज भी बनाता हूँ और पहले 10 साल से बना रहा था. तो मेरे को लॉकडाउन में वो स्ट्रगल नहीं हुआ कि अपना खाना खुद बनाना है और अपना बर्तन धोना है. तो मैं तो कर ही रहा था ये पहले से. तो आप बर्तन भी धोते हैं? मैं पिछले 20 साल से 20 साल से अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाता हूँ. मैं किसी और के हाथ का, अल्टीन आई एम आउटसाइड, कहीं बाहर हूँ, घर पे हूँ, तो मैं किसी और के हाथ का ब्रेकफास्ट खा ही नहीं सकता. मुझे मेरे हाथ का ही ब्रेकफास्ट चाहिए. आई थिंक मुझे आज जाके मैं आपके बारे में कुछ लिखने वाली हूँ कि मैंने ऐसे किसी मैन को इंटरैक्ट किया है जो बर्तन भी धोता है. माय गॉड. टाइम होगा जब तब, ऐसे नहीं कि रोज. अगर टाइम है तो बर्तन धो दूंगा. तो है ना. हाँ? मतलब मेरी मॉम मेरे भाइयों को बोल के, मतलब वो हर चीज मुझे बोलेगी घर में कि नहीं बेटियों को करना चाहिए, लड़कियों को करना चाहिए. बट यहाँ पर नहीं, ये तो बल्कि आई हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंकिंग कि नहीं, लड़कों को भी आना चाहिए, बिकॉज एनी टाइम उनको कभी भी जरूरत पड़ सकती है. हमेशा थोड़ी उनके साथ. हाँ, अभी तो पेंडेमिक और आने हैं. मैं तो मैं बड़ा पेसिमिस्टिक और निराशावादी आदमी हूँ. जिस तरह की ये कायनात है, जिस तरह की सृष्टि है, जिस तरह का नेचर हमने जो भी कुछ कर दिया है इस दुनिया के साथ, ये तो शुरुआत है अभी. मुझे ऐसा लगता है. बड़ी मैं ऐसे नेगेटिव बात कह रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि और भी पेंडेमिक आने वाले हैं. एंड इट विल बी ऑल अबाउट फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइव. मतलब वो जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव करेगा. तो नहीं, ये हमें मानना पड़ेगा. मतलब सच्चाई है. हमने जितना नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, आई थिंक मुझे लगता है कि वी आर वेटिंग फॉर अनदर पेंडेमिक नाउ. सो फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ओके, तो अभी एक चीज तो रिवील हो गई है यहाँ पर, दैट ही इज सिंगल. आई
मतलब No, 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 I'm not single. अच्छा, obviously. no, he's not single. Sorry, Shaadi.com cancelled. But whatever, he knows how to, wash utensils and do all the household chores, हाँ. and that's a good thing. So next question. तो अच्छा ये बताइए कि ऑडियंस को मतलब टीवीएफ में किस तरीके से काम होता है, मतलब लड़ाइयाँ होती हैं या नॉर्मल डिस्कशन होता है, किस चीज़ को रखना है किसको नहीं है, ये आखिरी फैसला किसका होता है? कभी ऐसा हुआ आपने कुछ मतलब लिखा हो और टीम कुछ और बोल दे, मतलब व्हाट इज़ द एग्जैक्टली व्हाट इज़ द एनवायरमेंटली सोशो एनवायरमेंटल थिंग? सोशल एनवायरनमेंट सबसे पहले तो ऑनेस्ट है, सबसे पहले कि खराब काम है तो खराब काम है, मुंह पे बोला जाएगा। अच्छा काम है तो मुंह पे बोला जाएगा। और कोई पीठ पीछे लोगों की बुराइयां नहीं करता, हमारे यहाँ मुंह पे करते हैं। जो बॉलीवुड का कॉमन नॉर्म है ना कि पीठ पीछे बुराइयां, हमारे यहाँ मुंह पे है। बुराइयां तो करनी है ना, जो आदमी सुधरेगा कैसे, बट हमारे यहाँ मुंह पे है। पहली बात, मोस्ट ऑफ टाइम मुंह पे। तो आपको पता होता है आप कहाँ गलतियां कर रहे हो, क्या गलत है। ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में बुराइयां नहीं कह रहा हूँ मैं काम की बुराइयां, काम के ऊपर। हाँ. तो हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि कुछ मीडिया बनाया और रिव्यू आए और दोस्त लोग जाके प्रीमियर में बोल रहे हैं अरे बहुत अच्छा और निकल रहे हैं बस बोल के, कि उनको पता है कि प्रीमियर में बुलाया है तो चलो अच्छा बोल देते हैं। हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है। तो पहली बात, आई थिंक ये आधी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर देता है। बीइंग ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट आई थिंक इज मोस्ट टफेस्ट एंड मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू डू। आपको पता होना चाहिए, मेरा गंदा काम पता है, मैंने जो गंदे काम किए हैं मुझे पता है, और मुझे फेक और मुझे डिल्यूजन वाला गर्व नहीं है उस चीज़ पे। तो टीएफ डिल्यूजन में नहीं रहता। पहली बात, उनको अपने काम पे फिजूल का गर्व नहीं होता अगर वो अच्छा नहीं है तो। ना वो लोग फेक प्यार करते हैं, पहली बात। जनता ने प्यार दिया अलग बात है। तो आई थिंक ये कल्चर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टीएफ में मोस्टली राइटिंग रूम्स हैं, क्योंकि हम लोग का बेस जो था वो कॉमेडी था। तो आप जब कॉमेडी लिखते हो, कॉमेडी अकेले नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जैसे मैं बताया कि सबका ह्यूमर अलग होता है। तो अगर 10 लोग रूम में बैठे हैं तो टीएफ के पेज में स्क्रिप्ट में वही जोक जाएगा जिसमें 10 के 10 हंसेंगे। 3 अगर हंस रहे हैं ना, अगर रेशियो मतलब 7:3 का रेशियो तो होना चाहिए, क्योंकि हमें तब समझ आया कि अच्छा मेजॉरिटी इस जोक पे हंसने वाली है। अगर रूम में 2 लोग हंसे और 8 लोग नहीं हंसे, मतलब वो सिर्फ 2 लोगों के लिए फनी है। सेम रेशियो बाहर भी होगा, अगर 2 करोड़ लोग देखेंगे तो शायद उसमें से 2 लाख लोग देखेंगे, बाकी 80 लाख लोग नहीं हंस रहे होंगे। तो वो एक होता है, वैसे हम समझते हैं, हमारा सैंपल साइज ऐसे ही होता है कि रूम में कितने लोग हंस रहे हैं उस जोक पे। तीसरी अच्छी बात ये है कि वहाँ पे सीनियर जूनियर तो देखिए कंपनी में हर जगह होता है कि एक सीनियर है एक जूनियर है, और जो बट वहाँ पे जो डिफरेंस है ना, जो गैप है बहुत कम है, क्योंकि एक इंटर्न्स को भी स्क्रिप्ट में क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, और वो उसको रूम में बैठाया जाता है जब नरेशन होती है। वहाँ वो नहीं है कि नहीं नरेशन में तो सिर्फ डायरेक्टर बैठेगा, राइटर बैठेगा, एक्टर्स बैठेंगे। वहाँ पे हर कोई बैठता है। तो ये आई थिंक पहले नहीं था। अब मुझे लगता है कि इंडस्ट्री इन जनरल चेंज हो रही है। ओटीटी के आने के बाद छोटा लास्ट एडी जो है ना, 6th एडी, उसको भी स्क्रिप्ट पता होनी चाहिए। तो वो कल्चर हमने शुरू किया था और चीज़ें होती थी। पहले थोड़ा बड़ा एक डायरेक्टर और एडीएस के बीच में बड़ा गैप था, और एक एडी और एक कहानी के बीच में बड़ा गैप हुआ करता था। तो आई थिंक वो गैप हमने काफ़ी फिल किया था शुरू में कि यार ये नहीं होना चाहिए। और सीनियर जूनियर अलग चीज़ है, बट एक इंटर्न को भी फील होना चाहिए कि वो किसी चीज़ का पार्ट है। तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है टीवीएफ में कि वो लोग हर इंटर्न को, हर चीफ एडी से लेके 5th एडी तक को भी एक वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी मिलती है काम करने में। वैसे जहाँ तक मैं अभी आपको इतने टाइम से मतलब आई थिंक देख रही हूँ, you're a kind of a person who actually respects खुद का भी, और जैसे भी आपने बताया कि टीवीएफ में भी जैसे आप होते हो वैसे आपको लोग भी मिलते हैं। This is the fact, right? You get the reflection of your life. मैं जैसे भी आपने बताया कि वहाँ पर एज ए इंटर्न को भी काफ़ी वैल्यू दिया जाता है। ऐसे नहीं है कि मतलब दे आर फ्रेशर्स और समथिंग लाइक दैट। तो जहाँ तक मैं आपको देख रही हूँ, दिस इज़ अ कॉम्प्लीमेंट दैट आप खुद की तो डिग्निटी और एक डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हो, आप दूसरों की भी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हो। और हमें ये पता चला है कि टीवीएफ में भी ऐसे ही एनवायरनमेंट है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। हाँ, वही मतलब टीवीएफ एनवायरनमेंट था ऐसा, और मैं इन जनरल लाइफ में ऐसा था, मतलब इंडस्ट्री में आने के पहले। तो मैं कह रही हूँ, तो वो आपको वैसे ही लोग मिले ना, दैट्स राइट एक्चुअली बम्प्ड इनटू टीवीएफ। मेरे पिताजी एक्चुअली शिव भक्त हैं, मैं भी शिव भक्त हूँ। तो वो जो
शिव जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि शिव जी कभी अपने लिए नहीं जिए। जब सागर मंथन हुआ, अमृत गया, इधर विष गया, जहर पी लिया शिव जी ने, है ना। तो वो हाँ, शिव जी को लेके स्पिरिचुअल, जैसे वो इरफान की एक लाइन थी ना हासिल में कि हम शिव जी के भक्त हैं, सारा जहर हमको ही पीना है। तो मैं पहले से ऐसे था कि यार ठीक है, मतलब मेरे पहले अपने से पहले मैं लोगों को देखता हूँ कि भाई तुम कर लो। जैसे मेरी बाइक थी एक, मैंने नई बाइक ली थी पल्सर में, मेरे 2 रूममेट हुआ करते थे। तो अब मैं था रूल वाला कि नहीं भाई 3 लोग तो नहीं बैठेंगे बाइक में, 2 ही लोग बैठेंगे, ट्रिपलिंग होगी, पुलिस पकड़ेगी और रूल के खिलाफ है, मैं नहीं अलाउ करूँगा। अब तीनों कॉलेज जाना है, तीनों एक घर में रहते हैं, अब कॉलेज जाना है। तो वो दोनों लड़ा करते थे आपस में कि मैं जाऊँगा बाइक पे, तू ऑटो से जा। वो बोलता नहीं मैं जाऊँगा बाइक से, तू ऑटो पे जा। तो मैं करता था कि एक काम करो, बाइक मेरी ज़रूर है लेकिन तुम दोनों बाइक से जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊँगा क्योंकि मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि आप आने वाले राइटर्स को क्या मतलब इंस्पिरेशन देना चाहते हो? आई मीन राइटर्स लाइक मी, आई डोंट वांट टू बी अ राइटर बट स्टिल आई राइट बिकॉज राइटिंग इज समवॉट यू नो नोइंग अबाउट योरसेल्फ। एक यू नो आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हो? मतलब सबसे बड़ी बात, अपने फेक दोस्तों को दूर रखो जो आपकी राइटिंग को अच्छा बोलें। पहले ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको बोलें क्या गंदा लिखा है, क्या घटिया है, ये क्या है, ये क्या डायलॉग है, ये क्या है, अरे खराब स्क्रिप्ट है, आपकी स्क्रिप्ट फाड़ के फेंक दें। आपको ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे पहले, सबसे पहले, क्योंकि मुझे वही लगता है कि निंदक पहले पास होना चाहिए। तो अगर आप राइटर हैं तो पहले अपने 3 क्रिटिक ढूंढ के चलिए जो आपको पढ़ के आपको रोज गालियां दे रहे हैं, बस यही है, बाकी तो आप सीख ही जाएंगे, उनकी गालियों से सीख जाएंगे आप। फेक दोस्तों से दूर रहो, फेक दोस्तों के साथ रहोगे तो फेक राइटिंग होगी। और दूसरा ये कि आप जीने में विश्वास रखो। हाँ, मतलब जी लो, एक्सपीरियंस ले लो, बाद में लिखने में टाइम वेस्ट ये ना, ये सोच के एक्सपीरियंस मत लो कि मैं लिखूंगा, बस एक्सपीरियंस लो। 4 एक्सपीरियंस लिए, 4 में से सिलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये वाला एक्सपीरियंस अच्छा है, इस पे कुछ लिखते हैं। अब आप ये सोच के आओगे कि वो फिर वो वाला हो जाएगा रॉक स्टार वाला कि तेरा दिल टूटा है कभी, अब जबरदस्ती जा रहे हैं दिल तोड़ने। और रणवीर कपूर वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो उसको रॉकस्टार में थी कि वो अब जबरदस्ती दिल तोड़ रहा है जाके क्योंकि उसको किसी ने बोल दिया। तो अब ऐसे मत जाओ एक्सपीरियंस, चलो चलो एक्सपीरियंस लेते हैं, ऐसे नहीं मिलता एक्सपीरियंस, वो मिल जाता है बस। हाँ, अपने आप ही ना डेली आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, डेली एनकाउंटर्स होते हैं, राइट। वहीं से तो फिर आपको जैसे आज मैं आपसे मिली, मैंने तो आपको हमेशा ऐसे देखा है ना, लोगों को हंसाते हुए, यू नो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हुए, बट आज मुझे यहाँ पर ऐसे यू नो पर्सनली एनकाउंटर करने के बाद पता चल रहा है दैट यू आर अ शिव भक्त एंड मतलब आप ये कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हो दैट यू नो दूसरों के लिए जीना। नहीं, मैं तो ये भी रियलाइज होता है, बात करते करते मुझे खुद लगता है मुझे मेरे अंदर बहुत नार्सिसिज्म आ रहा है, ऐसा लगने लगता है मुझे बीच बीच में, बट ठीक है थोड़ा मतलब ऐसा ये मुझे पता चला ना, दिस इज व्हाट अभी यहीं से तो कल को मैं आपको ऐसे एज अ पिक्चर में ऐसे देखूंगी तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि अरे यार ओ यार ही इज द मैन, अच्छा ही यू नो व्हाट ही इज, यू नो व्हाट ही वाज सेइंग दैट नाइट, तुम सीखो कुछ, मतलब एक दिस इज समवॉट वेरी इंस्पिरेशनल टू अदर पीपल। ये ऐसे हर कोई ये सब चीज़ों में ना कोई बात करना चाहता है, बिकॉज नॉर्मल लोगों के लिए दिस इज अ वेरी साइकिक यू नो weird version of humanity. Seriously, लोग सोचते क्या मतलब है? मेरे लिए तो नॉर्मली है ये सब, मतलब ऐसा कुछ तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होता है, स्पेसिफिकली इंडियन, हाँ थोड़ा लगता है लोगों को कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं तो ये मेरे लिए बहुत कॉमन है, लोग मेरे को यार लोग तो बहुत देते हैं कि क्या बोल रही है। हाँ, वो तो बहुत मतलब भाई ये क्या बोले जा रही है यार, but मैं इसीलिए इंटरव्यू में बोल लेता हूँ, बट आप मुझे कभी मैं किसी पार्टी में लेके जाएंगे मैं इसलिए बोलता ही नहीं, मुझे डर लगता है किसी को कुछ बोल दूँ क्या समझे वो मेरे पे, क्या सोच लेगा, मैं नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। फिर लोग बोलते हैं आप बोलते कम है, आप इंट्रोवर्ट है, मैं इसलिए इंट्रोवर्ट हूँ क्योंकि मैं बोलूँगा तो कुछ बकवास निकलेगी। हाँ, फिर और फिर वही, बट आई गेस अभी आपने वो एक चीज़ बोला ना कि हमें हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए ना, आपको नहीं लगता? मतलब चलो ठीक है क्रिटिसाइज कर ही लेंगे तो आप इसको कंस्ट्रक्टिव। अरे नहीं, फिर आप सोचते हो जज कर लेगा, फिर ये बम्बई आके डर लगने लग गया ना कि कल को उससे काम पड़ा तो ये मेरे को बोलेगा अरे ये आदमी वहाँ मिला था ऐसी बातें कर रहा था, इसको काम नहीं देंगे, तो थोड़ा वो वाली सेल्फिशनेस आती है कि यार मैं तो क्या क्या मन में आता है बोल सकता हूँ, बट वही है कि फिर डर लगता है कि यार ऐसा ना हो कि काम चला जाए, तो काम जाने का जो डर है ना, कई बार मेरे ऑडिशन देने के मन नहीं होते हैं, यार ये कैरेक्टर मेरे को नहीं करना, ये ऑडिशन नहीं देना,
बट मैं जाता हूँ देने, क्योंकि मेरा डर है कि कल को वो ऑडिशन वाले ये बोल रहे हैं कि अरे वो एक्टर ऐसा है, एटीट्यूड दे रहा है। मैं एटीट्यूड नहीं दे रहा हूँ, बस मेरा मन नहीं है, मेरे को नींद आ रही है यार, मेरे को नहीं जाना है ऑडिशन देने, बट मैं जाता हूँ। चलो करके आ जाओ, दे के आ जाओ, बात की बात है। बट ये खबर जो फैल जाएगी ना कि अरे वो उस एक्टर ने एटीट्यूड देना शुरू कर दिया है, वो तो ऑडिशन में फ़ोन नहीं उठाता, वो मेरे को टेंशन नहीं लेनी है लाइफ कि एंड ऑफ डे काम करने आया ना यहाँ पे, ये फिलॉसफी अलग है। और शाहरुख कहता भी है जब रिच हो जाओ तब फिलॉसफी बोलो, तो लोगों को समझ में आती। मैं अभी इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, बट मेरी फिलॉसफी मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं पैसे वाला नहीं हूँ। नहीं इफ यू हैव टू बी रिच इफ यू वांट टू बी अ फिलोसोफर। और शाहरुख की बात बहुत सही है। सो या Okay, moving on to the next question. What is the definition of acting for you? Observing and performing and sometimes faking it. You don't have to get inside the skin of the character every time. हर बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। मजदूर भी कई बार अपनी तगाड़ी 4 लोगों से ट्रांसफर करवा के पहुंचा देता है कहीं। ऐसे लोग देखते हैं ना, वो ऐसे करके ले आते हैं, वो खुद उठा के नहीं जाता है। कई बार स्मार्टली भी चीज़ें करनी होती है। हर बार हर कैरेक्टर को सीरियसली लेके घुस जाऊंगा, मैं मचा दूंगा, उसकी स्किन पकड़ के करूंगा, टाइम वेस्ट है। हर बार नहीं करने की जरूरत होती। जब आपको लगता है कि ये कैरेक्टर आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने ये कैरेक्टर कभी देखा ही नहीं है ना, और ये मैं कैसे करूंगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को एक लंगड़े का प्ले करना है, माय लेफ्ट फुट, जो डेनियल डे-लुइस ने किया या ऋतिक ने किया फॉर एग्जांपल गुजारिश में। मुझे अगर वो करना है कि मुझे बैठे रहना है टूटी टांग में, तो शायद भी थोड़ी मैथ एक्टिंग कर लूंगा मैं। करो फिर भी। एक लड़के की कहानी है बेसिक, जो लड़की से प्यार करता है, जो आपने किया है, उसके लिए भी स्किन में घुसना, कैरेक्टर में घुसना कुछ नहीं, फेक इट। जाओ कैरेक्टर समझो, लाइन याद करो, बी योरसेल्फ, जस्ट से योर लाइंस नाइसली, फील करके खत्म। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये रूल नहीं है, क्योंकि एक्टिंग का प्रोसेस सबका अलग होता है ना, तो आपका प्रोसेस अलग होगा, मेरा ये है। मैं हर चीज़ के लिए घुस के स्किन में 4 दिन जग नहीं रहा हूँ मैं, मतलब जग के मेहनत कर रहा हूँ कैरेक्टर, मैं नहीं करता। मैं बस रात को एक दिन पढ़ लेता हूँ स्क्रिप्ट, अच्छा ये है, ऐसा कैरेक्टर कहाँ देखा है मैंने, उसको देखा था मैंने, ठीक है, उसकी मिमिक्री कर दूंगा। अब मिमिक्री उसकी किस बंदे ही कर रहा हूँ, किसको पता। तो मैं फेक करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बहुत कोई चैलेंजिंग रोल आएगा लाइफ में, तब देखेंगे। अच्छा, एक मिमिक्री और एक्टिंग में क्या डिफरेंस है? Mimicry is, it's actually different. Mimicry is observation, for example. Mimicry is just saying, अमित जी अगर आके बोलते हैं मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, आप आके सेम आवाज़ में मैं जहाँ से खड़ा होता हूँ वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ये मिमिक्री है, ठीक है। एक्टिंग क्या है कि मैंने फॉर एग्जांपल उसे या इन्हें ऑब्जर्व किया, और किसी ने बोला कैरेक्टर ऐसा है, चेक्स पहनी उसने ये, फिर मैंने जाके इनको ऑब्जर्व किया है, इनकी मिमिक्री करके आ गया। मतलब जो मैंने इनको देखा था वही मैंने अपना कैरेक्टर बनाया और कर दिया। दैट इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज एक्टिंग। मिमिक्री इज व्हेन यू, मतलब मेरे लिए कि आप किसी नोन आदमी की करोगे तो लोगों को पता चलेगा। कितने एक्टर जब आए जो शाहरुख से बहुत इन्फ्लुएंस थे, तो हमें दिखता ना, अरे शाहरुख बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो मिमिक्री है, यू ट्राइंग टू बी शाहरुख खान। मैं सड़क पे चलते किसी आदमी को ऑब्जर्व करके उसका कैरेक्टर किसी नाटक में या किसी सीन में कर दूंगा, किसे पता लगना है। तो यू जस्ट टेकिंग आउट द कैरेक्टर, ऑब्जर्विंग योरसेल्फ एंड प्लेइंग इट, दैट इज द इजीएस्ट फॉर्म टू फेक एक्टिंग। मिमिक्री? हाँ हाँ Really? हाँ, मैं आपके हाव भाव चुरा लिए, गया कहीं कर दिया, क्या ही दिमाग लगाया मैंने। This is the toughest thing. मुझे तो ऐसा, हाँ, मतलब मेरा इजी वे आउट है ये। मेरे लिए आपके हाव भाव पकड़ के ले जाना और कहीं एक्टिंग कर देना बहुत इजी है, मेरे लिए बहुत इजी है। तो मैं वही करता हूँ, मैं मेहनत नहीं करता हूँ, तो वैसा है। अगर ऐसा है तो फिर जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाएगा मेरी मिमिक्री नहीं ऐसा नहीं। नहीं, अभी तो आपने बोला ना आपके हाव भाव पकड़ सकता हूँ मैं। हाँ, वो तो सोचना पड़ेगा ना फिर ऐसे कि। चलिए ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, इट्स ओके, दिस इज जस्ट यू नो फॉर ह्यूमर। नेक्स्ट, आप अपने रोल को, अपने रोल और अपने कैरेक्टर को कैसे तैयार करते हैं? यही सेम जो बताया, यही वाला चीज़। मैं अपनी लाइब्रेरी में जाता हूँ, सबकॉन्शियस लाइब्रेरी में, वहाँ से जो कैरेक्टर देखे हैं उनको उठाता हूँ, फिर सोचता हूँ कि इस कैरेक्टर के लिए कौन सा आदमी चिपका दूँ, और फिर वो चिपका देता हूँ। अच्छा, अभी आपने तो जितने भी मेरे पास क्वेश्चन थे उसमें सब फटाफट करके एक करके जवाब दे दिए, धड़। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगी कि एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी चाहिए क्या? हाँ, आपके ऊपर है, लेनी चाहिए। हाँ,
और एक्टिंग की ट्रेनिंग वो सब काम आती है कि लाइट कैसे पकड़नी है और ब्रेथ कैसे कंट्रोल करनी है, कैमरा एंगल कैसा है, लुक्स कितना देना है कितना नहीं देना है, वही सब है, छोटे नुएंसेस होते हैं। बाकी तो फिर आपके आई थिंक ऑब्जर्वेशन आपने और मानता हूँ मैं 50% गॉड गिफ्ट भी है एक्टिंग, मुझे ऐसा लगता है 50% है गॉड गिफ्ट। भगवान ने अगर 50% आपको आशीर्वाद नहीं दिया है तो शायद आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे। 50% आपकी खुद की मेहनत है जो आप धरती में आके करते हो, 50% वो मेहनत भगवान ने ही करके भेजा है आपको। तो मेरा ही मानना है 50-50 है। और थोड़े एक्सपीरियंस, हाँ वो 50% का हिस्सा है, एक्सपीरियंस, लर्निंग, गोइंग टू NSD और FTI और लर्निंग द वेज ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना, बॉडी लैंग्वेज सीखना, बॉडी फ्लेक्सिबल करना, जो भी थिएटर की चीज़ें होती हैं, गाना, सिंगिंग, वो 50% है। 50% इज़ गॉड गिफ्ट। जिसके पास वो 50% गॉड गिफ्ट नहीं है और जिसने 50% NSD इंस्टीट्यूट या जाके ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, वो हमेशा एवरेज एक्टर रहेगा अगर उसके पास गॉड गिफ्ट नहीं है। उसने 50% सीख लिया है बट उसके पास बाकी का 50% नहीं है। आपके पास है गॉड गिफ्ट? वो मैं ऐसा मुझे नहीं पता, होगा ही, शिव जी का आशीर्वाद होगा ही। हाँ। बट मेरा ऐसा है गॉड गिफ्ट 50 है और थोड़ा 20 होगा तो 70-60 ही है, 100 तो कहाँ ही है, मतलब ऐसा थोड़ी 100 तो किसी का नहीं होता, मरते दम तक 100 किसी का नहीं होता है। हाँ, वो तो टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ तो हम सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे सीखते रहेंगे। तो आप मतलब आपने NSD या FTI बोला ना, मैंने गया 3 बार अटेम्प्ट दिया वही 50% स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट वो नहीं हुआ तो फिर बॉम्बे आ गए। तो आपने फिर आपके खुद के इस पे ना, हाँ फिर बोला चलो बॉम्बे से बड़ा स्कूल क्या है, तो FTI भी लोगों ने बोला कि अब तो 3 बार हो गया, अब तो खुद शर्म आनी चाहिए तेरे को, तो बॉम्बे ही चला जाए। तीसरी बार चौथी बार तो मत ही आना। तो मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था आप मुझे बता सकते हैं क्या इंटेंसिटी है अभी आपके एक सक्सेसफुल लाइफ? इंटेंसिटी सेम ही है, उतना ही मज़ा काम में करने आता है और उतना ही जल्दी डिटैच भी हो जाता हूँ, जैसे मैंने वो कहा। तो मैं भी ये भी हर इंटरव्यू में कहता हूँ क्योंकि मुझे ये कहना है सबको हर बार। मैं MS धोनी से बहुत इंस्पायर हूँ। उनको कैसा खेलते हैं, रन नहीं बना रहे वो अलग बात है, काइंड ऑफ ह्यूमन ही इज, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है उनसे। तो उसी वजह से मैं अपने सक्सेस और अपने फेलियर को सीरियसली लेता ही नहीं। तो मैं सक्सेस कुछ होता भी है ना तो मैं सेलिब्रेट नहीं करता और हारने पे रोता भी नहीं। तो वही वाली चीज़ है। तो द मोमेंट सक्सेस आई, कुछ हिट हुआ, मैं अगले दिन दूसरे काम पे चला जाता हूँ, मैं पीछे का सब भूल जाता हूँ। मैं हैंगओवर में नहीं रहता कि मेरा ये फलाना हिट हो गया था वीडियो, या फलानी वेब सीरीज़ हिट हो गई थी, या फलाना मेरा ये रोल है। तो मैं इसीलिए ना इंस्टाग्राम पे शेयर कर पाता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो मैटर नहीं करती सक्सेस। तो मेरा ये, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ आके ऐसा हुआ, पहले से ऐसा था कि डोंट सेलिब्रेट योर सक्सेस एंड फेलियर्स, मतलब डोंट क्राई ऑन योर फेलियर्स एंड डोंट सेलिब्रेट योर सक्सेस। कई लोग बोलते हैं कि अरे खुश हो जा ना भाई, हिट हुआ है तो खुश हो जा। नहीं खुश हो सकता भाई, ये नेचुरल है। मैं पार्टी में चला जाऊंगा, फेक कर लूँगा, बट अंदर से मैं न्यूट्रल हूँ, फ्लैट हूँ, और वो वर्क करती है क्योंकि नहीं टेंशन हो। फिर आप अपने को ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हो, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती लोगों से कि अरे लोगों ने मेरे को ये नहीं किया, उसने बुलाया नहीं, इसने बुलाया नहीं। फ़र्क नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि आप अगले काम पे आगे बढ़ गए हो और रोबोट की तरह काम करो, आगे बढ़ो, पीछे का सक्सेस फेलियर सब भूल जाओ। फेलियर थोड़ा याद रखो, फिर भी फेलियर इसलिए याद रखो कि गलतियाँ क्या हुई हैं बस, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अभी मतलब आपको क्या लगता है, सैटिस्फाइड हो व्हाटएवर लाइक सिंस जब से आपने स्टार्ट किया है और लेकर अभी तक, आर यू एक्चुअली सैटिस्फाइड? बिल्कुल सैटिस्फाइड। आई एम हैविंग एवरी डे आई एम कुकिंग माई ब्रेकफास्ट हैप्पीली एंड मैं फुटबॉल देखता हूँ और क्रिकेट खेल लेता हूँ, बस इतना ही लाइफ में चाहिए मेरे को। स्विमिंग नहीं कर पा रहा हूँ लॉकडाउन की वजह से, उसका एक मलाल है। मेरे लिए सक्सेस ये सब है, काम में क्या हुआ है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जब तक मुझे अच्छा ब्रेकफास्ट और मेरा फुटबॉल और मेरे बाइक और मेरे ट्रैवल नहीं मिल रहा ना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सक्सेस ये है, ये एंगल सही है क्या, ब्रेकफास्ट सही है कि नहीं, ब्रेकफास्ट गंदा है मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो वाली चीज़, खाना अच्छा होना चाहिए लाइफ में, अगर खाना अच्छा मिल रहा है तो आप सक्सेसफुल हैं, बस यही है मेरे लिए। तो आप मुझे फिर सक्सेस का डेफिनेशन, ये मेरे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है कि जो आप
काम के अलावा जो आपकी हॉबीज़ हैं, अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है फॉर एग्जांपल, या आपको स्केच करना पसंद है, या आपको खाना पसंद है, या आपको गाना पसंद है, जो आपका काम नहीं है, जो आपको पैसे नहीं दे रहा, वो काम भी आप अगर उसी खुशी से कर रहे हैं, घर से काम से लौट के, अगर आप उसी खुशी से वो काम कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेस वहाँ नहीं ढूंढो, सक्सेस यहाँ ढूंढो, इनसाइड वाली चीज़ों में। पर ऐसे जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी की कंडीशनिंग है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, एक्चुअली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आप मेरे को ऐसे लग रहा हाँ, है क्योंकि मैं अपनी सक्सेस वहीं देखता हूँ। हाँ। मैं अगर और ये एक्चुअली उस जो तरफ यूथ है ना, ये स्पेसिफिकली यूथ को ये चीज़ माइंड में रखना चाहिए, बिकॉज मैंने देखा है कि जो कंडीशनिंग होती है उनके हिसाब से जो सोसाइटी कंडीशनिंग है कि नहीं नहीं सक्सेस का ये डेफिनेशन होता है, सक्सेस का डेफिनेशन ये होता है, तो ये यूथ को ये मैं समझना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज यूथ क्या होता है कि इसी जर्नी में चलते चलते वो लोग भटक जाते हैं, और स्पेसिफिकली विद एक्टर्स, हाँ। बिकॉज दे कम विद डिफरेंट, दे कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड फ्रेटर्निटी, और आते आते फिर वो लोग पता नहीं किस चीज़ का क्या ढूंढते हैं, पता नहीं, हाँ मुझे नहीं समझ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यही ढूंढना होता है अपनी जो खुशियाँ। नहीं समझता ना उन लोगों हाँ को, वही आप है, उनके लिए हाँ मैं वही कह रहा हूँ, जो आपको कुछ नहीं फिल्टर करना है, आपको जो चीज़ें बचपन में अच्छी लगती थी वो चीज़ें अगर आप अपने काम के साथ भी कर पा रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। बस यही सक्सेस है, बस इससे ज़्यादा सक्सेस कुछ नहीं है इतनी छोटी सी दुनिया में। ओके। हाँ तो वही है, आई थिंक तो मेरे लिए वही है। आई थिंक मुझे तो इसका भी जवाब मिल गया। तो अभी आपको जहाँ तक जितना मैं आपको जान चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ, तो ऐसा तो भी आपका ऐसा कुछ मतलब आपको बॉलीवुड की फिल्में अभी करनी है, या बिल्कुल, फिर बिल्कुल, मैं हाँ। ये मतलब मैं वहाँ पे जाऊँगा, मुझे आपने जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि वो मेरे लिए सक्सेस है नहीं, बट आपके लिए मतलब क्या है? बॉलीवुड की फिल्म, टीवी है, एवरीथिंग इज लाइक न्यूट्रल, या राइट? जो मिलेगा अच्छा काम करेंगे, कुछ सोच के नहीं करना है क्या है, उससे क्या जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा मेरे को, कर्म करो अपना जो है। और फ़र्क इतना होगा कि आज मैं अगर 50 इंच की टीवी में फुटबॉल देख रहा हूँ, बड़ा काम मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, तो 80 इंच के देखूंगा, बट फुटबॉल देखना है मेरे को, मेरे लिए सक्सेस वही है। और उस वक्त मुझे डिस्टर्ब नहीं करे कोई, वो मेरा स्पेस हो, वो सक्सेस है। ओके। तो बस वही है, टीवी का साइज बदल रहा है बस और कुछ नहीं। So thank you so much, for coming over here, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने मिला, to be very honest, and एक छोटा सा ओह, थैंक यू सो मच। ये आपके लिए, Thank you so much. All can we have a बिना कंपटीशन के आंसर दिए हैम्पर मिल गया। नहीं, आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए एक्चुअली, काफ़ी इट इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल। ओह थैंक्स, चलिए।